जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ये जो आपका आखिरी सेक्शन चल रहा है, कंट्रोलिंग ऑफ हाई पावर डिवाइसेस यूजिंग PIC18 माइक्रो कंट्रोलर, इसका काफ़ी हिस्सा कवर कर लिया था। इसके अंदर हमने स्विचिंग लीनियर एम्प्लीफिकेशन का डिफरेंस देखा, इनका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है मोटर वगैरह कंट्रोल करने के लिए। रिले का इंट्रोडक्शन देखा, रिले के डिफरेंट पार्ट नंबर देखे, उनकी स्पेसिफिकेशन देखी। फिर आपको मैंने दो सर्किट ड्रा करके दिखाए थे, अगर आपने रिले को मॉसफेट या BJT से कंट्रोल करना, इंटीग्रेटेड सर्किट से कंट्रोल करना है तो उसका सर्किट भी दिया हुआ है इसमें। और अगर आपने आइसोलेशन अचीव करनी है तो आपका कपलर यूज़ करके आप सर्किट को आइसोलेट कर सकते हैं हाई पावर लो पावर साइड। सॉलिड स्टेट रिले हमने देखा था, उसके डिफरेंट पार्ट नंबर और स्पेसिफिकेशन देखी थी। और आज इंशाल्लाह हम इधर शुरू करेंगे, ये चैप्टर 15 का इनफैक्ट छोटा सा टॉपिक है, कंपेयर कैप्चर पेरिफेरल। इसके अंदर से हम सिर्फ जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन फीचर है वो देखेंगे। तो ये ठीक है। तो कल मैंने आपको बड़ा वो डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या एडवांटेज है अगर आपने उससे मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। ठीक है, मोटर की डायरेक्शन वगैरह तो कंट्रोल करने के लिए सिंपल एच ब्रिज काफ़ी है, उसमें आपको कोई मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं चाहिए अगर आपने सिर्फ मोटर को ऑन या ऑफ करना है। लेकिन अगर आपने उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो आपको उसकी इनपुट पे वेरिएबल वोल्टेज चाहिए, और माइक्रो कंट्रोलर की क्योंकि डिजिटल आउटपुट है, ठीक है, तो ये एवरेज वैल्यू जनरेट करने के लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है हम मोटर को अप्लाई करते हैं यूजिंग सम ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट इंटरफेस, जो उसको मॉड्यूलेशन के थ्रू उसके एवरेज वोल्टेज कंट्रोल करता है और फिर उसकी स्पीड कंट्रोल होती है। तो इसके लिए जो है ना माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक बिल्ट इन पेरिफेरल है जिसको हम कहते हैं CCP पेरिफेरल, कंपेयर कैप्चर एंड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इनफैक्ट इसके अंदर तीन फीचर हैं, कंपेयर का एक फीचर है, एक कैप्चर का फीचर है, एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का। तो हम इसका सिर्फ एक फीचर यूज करेंगे, PWM। इसकी एप्लीकेशन मैंने कल आपको बताई थी कि स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर जो है ना, ये आपको पता है एक तो स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका काउंटर पार्ट कौन सा है? रेगुलेटर जो है ना, वोल्टेज रेगुलेटर दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने एक यूज किया होगा LM7805, ये स्विचिंग रेगुलेटर है। क्यों भाई जैन, कोई आइडिया है इसका? सर ये तो हमने कभी नहीं इस्तेमाल किया। ये कभी नहीं इस्तेमाल किए? अच्छा, आज आपको सर मैंने चैप्टर वोल्टेज 8, रेगुलेटर। हाँ हाँ, आज मैंने आपको चैप्टर 8 भी पढ़ाना है, उसमें हम ये यूज करेंगे। इसका फंक्शन ये होता है कि आपकी जो सप्लाई है ना, फॉर एग्जांपल ये 3 पिन का IC है LM7805, तो वोल्टेज रेगुलेशन आपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में पढ़ी होगी यूजिंग जीनर डायोड, तो ये उसी की एक एडवांस फॉर्म है। जीनर डायोड को यूज करके तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन आती है। तो यहाँ आपका लोड लगा है, अच्छा, ये इसकी आउटपुट पे +5 वोल्ट कांस्टेंट रखेगा, और इनपुट जो है आप +7 वोल्ट से 35 वोल्ट तक जो मर्जी रख लें, इसको कहते हैं रेगुलेशन। तो आपका जो भी इधर IC या सर्किट लगा हुआ है उसको ये कांस्टेंट वोल्टेज देगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये है लीनियर रेगुलेटर, यानी ये रेगुलेशन किसका कर रहा है कि इनपुट पे फॉर एग्जांपल वोल्टेज इंक्रीज हो गए हैं 20 वोल्ट, आउटपुट +5 वोल्ट है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है ना 15 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा। और अगर लोड 1 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट इसके थ्रू पास होगी, और 15 वाट्स ऑफ पावर ये डिसिपेट करेगा एज फॉर्म ऑफ हीट, जबकि लोड कर रहा है 5 वाट।
तो ये आपको रेगुलेशन तो दे रहा है, लेकिन ये लीनियर रेगुलेटर है और इसमें ये प्रॉब्लम है पावर डिसिपेशन। ठीक है, इसकी जगह अगर आप स्विचिंग रेगुलेटर यूज करें ना, ये इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे डिटेल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में, बक रेगुलेटर। ठीक है, उसका फायदा ये होता है कि वो स्विचिंग के थ्रू ये जो पावर डिसिपेशन है इसको ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो लीनियर रेगुलेटर नहीं है, डेट इज अ स्विचिंग रेगुलेटर। उसमें होता ये है कि इस तरह का एक स्विच लगा हुआ है जो ऑन ऑफ हो रहा है, और आगे एक इंडक्टर कैपेसिटर है। ठीक है, जो इसको फिल्टर कर लेते हैं इनपुट को। इनपुट पे आप हाई फ्रिक्वेंसी इस तरह का सिग्नल देते हैं, इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो आगे जाती है और आपको यहाँ पे मिल जाती है ±5। इसको कहते हैं स्विचिंग रेगुलेटर। तो इसके सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पावर लॉस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इट इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये दोनों का फर्क है, स्विचिंग रेगुलेटर और लीनियर रेगुलेटर का। ये आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 में देखेंगे। तो ये PWM की एप्लीकेशन से, हाँ जी सर, इसकी जगह जीनर डायोड भी तो मोस्टली यूज किया जाता है। जीनर डायोड की ना पावर बहुत कम होती है। आप इस काम के लिए इस तरीके से जीनर डायोड भी यूज कर सकते हैं ये, और आगे लोड लगा दें। लेकिन इसके जो है ना कुछ डिसएडवांटेजेस है कि जीनर रेगुलेटर की जैसे जैसे करंट बढ़ती है ना, इसका वोल्टेज ड्रॉप चेंज होता है ये वाला। तो ये उतनी ज्यादा रेगुलेशन नहीं देता जितना ये इंटीग्रेटेड सर्किट देता है। ये शायद आपने पढ़ा होगा, ये सारी एग्जांपल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के कोर्स में आती है कि अगर जीनर की करंट ये है तब इसका वोल्टेज ड्रॉप किया, अगर ज्यादा हो गई है तब वोल्टेज ड्रॉप किया। तो इसकी रेगुलेशन कम है एज कंपेयर टू दिस इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे चलो। लेकिन अगर आपको बहुत कम करंट पे रिक्वायर्ड हो ना रेगुलेशन, तो हम जीनर डायोड भी यूज कर लेते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर सेंसर के केस में किया था। उधर हमें बहुत कम करंट पे एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करने थे +5 वोल्ट के, तो उसके लिए हम सर्किट्स में जीनर डायोड ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको करंट ज़्यादा चाहिए ना, फॉर एग्जांपल 1 एम्पियर एंड अबव, और आपका आगे लोड कनेक्टेड है, तो उसके लिए फिर आप ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करते हैं LM7805। ये इसकी पावर सप्लाई इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमने देखनी है, चैप्टर 8। और अब मोटर कंट्रोल के अंदर हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है, PWM की क्या। अच्छा, ये जो आपका आईसी है PIC 18, हम कौन सा देख रहे हैं आपके इस कोर्स में? PIC 18 है, 4520 देख रहे हैं मेरा ख्याल है। ये टेबल 15 पॉइंट इसमें कहता है कि आपके आईसी के अंदर एक सीसीपी पेरिफेरल है और एक इनहांस सीसीपी पेरिफेरल है। हम जो है ये वाला स्टडी करेंगे, सीसीपी पेरिफेरल। और आगे ये कहता है जो सीसीपी पेरिफेरल है 3 मोड्स में काम करता है, कैप्चर, कंपेयर, PWM, और ये इन टाइमर्स को अपने साथ यूज करता है इन कामों के लिए। हमने जो यूज करना है वो ये वाला मोड है, PWM विद टाइमर 2। इसके रजिस्टर्स पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा इसका ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है जो मैंने डाटा शीट से लिया है, डाटा शीट की फिगर 14.3। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ये सीसीपी की पिन है RC2, इट इज़ अ डेडिकेटेड पिन। ठीक है, ये आपको इधर आईसी के अंदर नज़र भी आएगी। ये पिन नंबर 17 जो है ना इसकी RC2, ये हमने यूज़ करनी है फॉर सीसीपी। इस पे आपका PWM सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये जो हमें इधर सिग्नल रिक्वायर्ड है ये वाला, ठीक है, इसका हमने ड्यूटी साइकिल भी कंट्रोल करना है, ये ड्यूटी साइकिल है, और इसका टाइम पीरियड भी। दिस इज द टाइम पीरियड एंड दिस इज ऑन टाइम या ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल की कल मैंने आपको एक्सप्रेशन लिखाई थी, इट इज इक्वल टू T ऑन ओवर टाइम पीरियड इनटू 100%। याद है ना, T ऑन ओवर, या तो आप इस तरह लिख लें T ऑफ आगे परसेंट ऑपरेटर, या फिर ये इस तरह भी लिख सकते हैं T ऑन ओवर टाइम पीरियड। ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन चलती हैं। अच्छा, अब इसका ज़रा ब्लॉक डायग्राम समझने की कोशिश करें कि ये सिग्नल जो है आपका PWM पेरिफेरल किस तरह जनरेट करेगा। तो ये टाइमर 2 है, ये सारी टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जब ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये जो आपकी वेव फॉर्म है,
ठीक है। ये इसको आप पहले सबसे पहले इसका जो पीरियड है वो इस रजिस्टर में लोड करते हैं PR2 में, ठीक है। और जब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है, और काउंटिंग अपनी कंप्लीट करता है, तो क्या होगा, जो कंपैरेटर है ये आउटपुट पे 1 की पल्स देगा, ठीक है। वो इस लैच को जाएगी इसकी सेट पिन पे, और आपका सिग्नल जो है ये 1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद टाइमर जब ये काउंटिंग कंप्लीट करके जब दोबारा स्टार्ट हो, ठीक है, ये वो वाली इसकी स्टेट, और जब इसकी वैल्यू इस रजिस्टर के इक्वल होती है CCPR1L, ये इस पेरिफेरल का रजिस्टर है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसमें 100 लोड किया हुआ, ठीक है, टाइमर ने काउंटिंग स्टार्ट की है 0 to 100, ठीक है, और ये दोबारा यहाँ से 0 to 100 का काउंटिंग स्टार्ट करेगा। तो जब ये इसकी वैल्यू 100 को अप्रोच करेगी, ये क्या करेगा, सिग्नल को 1 कर रहा है, ये देखेंगे सिग्नल 1 हो रहा है। लेकिन जब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल इस रजिस्टर में आपने 30 लोड किया हुआ, ठीक है, और जब ये कंपैरेटर के थ्रू इस वैल्यू को कंपेयर कर रहा है और ये वैल्यू 1 होती है, तो रीसेट पिन पे 1 हाई पल्स जा रही है, तो उससे क्या होगा, आपका सिग्नल 0 होगा, लो होगा, ठीक है। तो इन दो रजिस्टर्स के थ्रू आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का पीरियड और ऑन टाइम या ड्यूटी साइकिल कंट्रोल कर रहे हैं। उसका तरीका क्या है कि PR2 रजिस्टर में आप टाइम पीरियड लोड करेंगे और ड्यूटी साइकिल आप CCPR1L रजिस्टर में लोड करेंगे, और ये जो लैच लगी है ये PWM सिग्नल इधर जनरेट कर देगी। अब आगे हमने इसकी मजीद डिटेल और कोड वगैरह देखना। अच्छा, ये फिगर 15.17 है जिसमें इसने बताया व्हाट इज द टाइमर टू रिलेशन टू CCPR1L एंड PR2 इन PWM। तो ये वही डायग्राम है जो आपको पीछे दिखाई है कि TMR2 जो है उसका जो PR2 रजिस्टर है उसमें पीरियड लोड होगा वेव फॉर्म का पूरा, और CCPR1L रजिस्टर के अंदर ड्यूटी साइकिल लोड करेंगे। ये आगे एग्जांपल आ रही है और इसका कंप्लीट कोड में इंशाल्लाह। अब हम इसके रजिस्टर देखते हैं क्या है। तो पिन आपको बता दी है, पिन नंबर 17 जो है RC2, वो हम PWM के लिए यूज़ करेंगे। बाकी जो 2 पिन है वो बाकी मॉड में यूज़ होती हैं जो हम नहीं यूज़ कर रहे। एक्सक्यूज मी सर। तो हाँ जी सर वो एक स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इनवाइट कर दें उनको रुतलैन। ये कौन है? सर वो डिस्कनेक्ट हो गए, देन नीचे या तो कहीं मीटिंग में शो हो रही। होना तो नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मैं ही ऑर्गेनाइजर हूँ, कोई उसको निकाल नहीं सकता। वो जो इसी सेक्शन का स्टूडेंट है, ये कोई और है? जी सर, सेक्शन बी के। सर वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो मीटिंग ज्वाइन कर लेगा दोबारा उसमें, कोई प्रॉब्लम है उसे ज्वाइन करने में? जी सर। क्या नाम है? कुरुतलैन। सर ये पहले। जी सर। चलो इनवाइट कर दिया उसे। अच्छा, तो ये सर पेरिफेरल की एक्चुअली आपकी मीटिंग जो है वो विजिबल नहीं है, मतलब कैलेंडर से जाके मुझे भी ज्वाइन करना पड़ा है, शायद इस वजह से इशू हो रहा है। ये ना सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कल पता नहीं आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। यस सर, मैंने किया था, डिस्कनेक्ट हो गई थी और उसके बाद मुझे शो ही नहीं हो रही थी मीटिंग। वो सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन इधर बाकी मुझे तो विजिबल है मीटिंग। मैंने तो खैर कैलेंडर से ज्वाइन किया। ये कभी कभी हो जाता है, यानी मीटिंग स्टार्ट होती है वो विजिबल नहीं होती, तो आप कैलेंडर से ज्वाइन कर लो। अच्छा, इस पेरिफेरल के रजिस्टर देखते हैं हम। ये इसका रजिस्टर है जिसकी ये जो 4 बिट्स हैं ये इसका मॉड प्रोग्राम करती हैं। हमने इसमें से सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है, PWM मॉड, ठीक है। तो आप इसमें हमेशा PWM मॉड के लिए 1100 लोड करेंगे जो इसमें ये लिखा हो, ठीक है। और इसकी जो दो बाकी बिट्स हैं DCI B1 B2, ठीक है, इनकी हमने एग्जांपल में देखना है कि इनकी कैलकुलेशन किस तरह हो। और इसका जो दूसरा रजिस्टर है वो है CCPR1L। ये हम दूसरा नहीं यूज़ करेंगे 1H, सिर्फ 1L यूज़ करेंगे, और इसके अंदर आप ड्यूटी साइकिल लोड करेंगे
PWM सिग्नल का। इसके अलावा इसका इंटरप्ट फ्लैग भी है, लेकिन वो आप यूज करते हैं कंपेयर कैप्चर मोड में, हम ये इस वक्त यूज नहीं कर रहे। अच्छा, आगे अब हम इसके जो रजिस्टर्स हैं उनकी कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 15.6, ठीक है, हर साल ये भी एग्जाम के अंदर मैं देता हूँ। इसके अंदर आपने ये देखें, कहता है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर PR2 एंड CCP1RL एंड दीज बिट्स फॉर द फॉलोइंग PWM फ्रीक्वेंसीज। एक इसने PWM फ्रीक्वेंसी दी है 1 किलोहर्ट्ज, दूसरी 2.5 किलोहर्ट्ज, और कहता है कि आपने ड्यूटी साइकिल फिक्स करना है 75% पे, प्रोवाइडेड के जो क्रिस्टल क्लॉक है उसकी फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम होता है कि आपने टाइमर 2 की कैलकुलेशन करनी है कि 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल जनरेट करने के लिए उसमें PR2 रजिस्टर में क्या चीज़ लोड करनी है। तो उस कैलकुलेशन के लिए उसने ये एक्सप्रेशन दिया जो आपको जुबानी याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इसने दी है 10 मेगाहर्ट्ज पुट कर दें, PWM फ्रीक्वेंसी इसने दी है 1 किलोहर्ट्ज पुट कर दें, ये 10 मेगा आ जाएगी, ठीक है। एन जो है ना, ये आप मल्टीपल वैल्यूज रख के ट्राई कर सकते हैं। PR2 की जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट शुड बी लेस देन 256। तो कोशिश ये की जाती है कि ये तकरीबन 150 से 256 की रेंज में रहे। एन की वैल्यू आप इस तरह की सिलेक्ट करें कि इसकी वैल्यू 150 टू 256 की रेंज में रहे। ये रूल ऑफ थंब है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये बस आपको है ना कि इट इज़ अ रूल ऑफ थंब। सर ये एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें किस तरह एन की वैल्यू कैलकुलेट की है। एन की वैल्यू आपको ट्राई करनी पड़ेगी इधर मल्टीपल वैल्यूज पुट करके 1 2 4 8 16, और इस तरीके से कि जो PR2 की वैल्यू है वो 150 टू 256 की रेंज में है। बल्कि आप इस रेंज को 120 समझ लें, 100 से 256 तक की जो है ना, इट इज़ अ गुड रेंज फॉर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। अब नीचे इसने इसकी कैलकुलेशन दी है, कहते हैं PR2 कैलकुलेट करने के लिए इसने एज्यूम किया है स्केलर 16 पुट करके इसकी जो वैल्यू है 155 है ये, ठीक है। अच्छा, सर अब इसमें जो आप -1 क्या है? -1, हाँ -1 ये एडजस्टमेंट के लिए करता है क्योंकि आपका टाइमर 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी काउंटिंग जो है ना, अगर आपने 100 काउंट्स करने हैं तो 100 नहीं देंगे, फाइनल वैल्यू 99 देंगे, समझ में है? 0 टू 155 अगर काउंट्स हैं, इसका मतलब है 156 काउंट्स हैं टोटल, इसका मतलब है 0 टू 155 काउंटिंग करेगा तो काउंट्स पूरे हो जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट इसने की है, तो ये भी इस इक्वेशन का पार्ट है। ऊपर वाली इक्वेशन में आप -1 कंसीडर करें, नीचे इसने यूज किया। और अच्छा, दूसरा जो रजिस्टर है कैलकुलेशन करनी है, उसकी कैलकुलेशन सिंपल है। जब आपके पास PR2 की वैल्यू आ जाए, आप उसको सिंपल ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास CCPR1L रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 116 इन दिस केस। उसके बाद रह जाता है कि आप देख रहे हैं, जब आपने इसे 75% से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई है 116.25, तो 116 तो आपने लोड कर दिया CCPR रजिस्टर में, और जो बाकी दो फ्रैक्शनल बिट्स हैं 0.25, उसके लिए आप ये दो बिट्स यूज करेंगे, TC1 B1 B2। 0 1 का मतलब है 0.25, 1 0 का मतलब है 0.5, और 1 1 का मतलब है 0.75। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आप इन दो बिट्स के अंदर लोड करेंगे। इसी तरह इसने इसका पार्ट भी दिया जिसमें ये PR2 की वैल्यू कैलकुलेट करा फॉर द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज। वही इसने एक्सप्रेशन यूज किया है। इसने प्री स्केलर 4 रखा है, ठीक है। तो प्री स्केलर 4 के लिए इसकी आप वैल्यू देखें, आ रही है 249। तो ये 255 से कम है, ये वैलिड वैल्यू है। अगर ये 255 से बड़ी हो जाए देन इट इज एन इनवैलिड वैल्यू, फिर आपको प्री स्केलर चेंज करना पड़ेगा। और आगे ये कहता है फिर
कि इसके लिए आपका CCPR1 रजिस्टर इट इज़ 196। तो इस एग्जांपल में कोई अगर क्वेश्चन है किसी का तो करें। एनी सर क्वेश्चन? यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आई है लाइक 0.25 है 0.7। हाँ, इस वैल्यू को आपने इन 2 बिट्स में लोड करना है। इस रजिस्टर की 2 बिट्स है, ये ऊपर मैंने हाईलाइट की है, DC1 B1 B2। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। आपने 3 रेंजेस बताई है ना, तो हाँ। ये 3 ही के अंदर हम हाँ, ये बस इनको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से आपकी वैल्यू 0.3 आ जाती है, आप इसको अप्रोक्सीमेट करें 0.25। अगर आपकी वैल्यू 0.35 आ जाता। 0.4 आ रही है तो आप इसको अप्रोक्सीमेट करें 0.5 के ऊपर। ठीक है ना, ये आपको राउंड करना पड़ेगा इन 3 फिगर्स के ऊपर, 0.25, 0.5 और 0.75। और कोई सवाल है इसमें? सर ये हम असेंबली में कैसे यूज करेंगे? ये आगे करना है ना, इसका कोड आने लगा आगे। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि आपने इस पेरिफेरल को PWM के लिए यूज किस तरह करना है। आगे कोई सवाल है मजीद? सर पीछे आप पिछली स्लाइड पे जा सकते? हाँ, सर इसमें जो हमने 75% रखना था सर, जो ड्यूटी साइकिल, तो सर उसके लिए हमने कैलकुलेशन में क्या वैल्यू मतलब पुट किया ताकि 75% हम अचीव कर सकें? सर इसमें तो हमने वो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की डाल दी थी, और सर जो PWM की फ्रीक्वेंसी डाली थी, तो सर ये 75% ड्यूटी साइकिल किस तरह फिर आया है आपने हमारे इस पास? रजिस्टर में PR2 की 75% वैल्यू लोड की है। इसका मैं एक्सप्रेशन बता दूं, CCPR1L इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल इनटू PR2। ये कैलकुलेशन इस तरह हुई। तो ये देखें, इसने ड्यूटी साइकिल रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको ड्यूटी साइकिल से मल्टीप्लाई की। तो ये जब आप इसमें लोड कर देंगे, वो जो ब्लॉक डायग्राम है उसको पीछे दिखाया था, अब ये इस रजिस्टर में 116 लोड कर रहा, इस रजिस्टर में इसने 155 लोड किया था। ठीक है, अब ये PWM इधर आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी विद ड्यूटी साइकिल। कितना रखा था इसने पहले एग्जांपल में? 75%। उसके लिए ये 2 वैल्यूज हैं, ये और ये। ठीक है, तो ये आपका 75% ऑफ द टाइम ऑन होगा इसका, और ये इसने 1 किलोहर्ट्ज रखा है, यानी कि 1 मिलीसेकंड। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास स्टेप्स हैं कि आपने फर्स्ट फिट मॉड्यूलेशन पेरिफेरल का प्रोग्राम किस तरह करना है। तो ये सारे स्टेप्स हैं। कहते हैं PWM पीरियड कैलकुलेट करें और उसे PR2 में लोड करें, ये वही है जो हमने किया। फिर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें, ये भी हम कर चुके हैं। CC पिन को आउटपुट बनाएं, टाइमर 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये भी हमने पीछे की है। टाइमर 2 को क्लियर कर दें और PWM को आप उसकी फ्रैक्शनल बिट्स भी प्रोग्राम कर दें और फिर टाइमर 2 को स्टार्ट कर दें। अब आगे हमने इसका सैंपल कोड देखना, ये इसका कोड आ गया। ठीक है, इसमें आप देखें कि हमने सबसे पहले CCPM1 कंट्रोल रजिस्टर में 0 लोड किया। ठीक हो गया, और PR2 रजिस्टर में आपने 249 लोड किया, 1L में 186 लोड किया। ठीक है, ये वही वैल्यूज हैं जो पीछे कैलकुलेट की हैं एग्जाम्पल में। ये आप देखें, इसने ये वाली वैल्यू यूज़ की और ये वाली। फिर इसने PWM पिन को आउटपुट डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया। T2 कंट्रोल रजिस्टर, टाइमर 2 का कंट्रोल रजिस्टर में प्री स्केलर 4 लोड किया। अच्छा, अब ये CCP1 कंट्रोल रजिस्टर में 3C लोड कर रहा है। पहले 0 लोड किया था, 3C।
3C का क्या मतलब है वो आप इधर लोड करके देख सकते हैं। ये कंट्रोल रजिस्टर है, ठीक है। इसमें 0 0 1 1 और C की जो भी बाइनरी वैल्यू है वो आपका ये वाला मॉड लेगी आखिरी PWM मॉड। ये वर्ड इसमें बाइट इसमें लोड कर दिए और इसके बाद इसने टाइमर 2 को स्टार्ट कर दिया और आपका एक इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो चुका है। इसमें टाइमर 2 की ये ओवरफ्लो बिट को मॉनिटर कर रहा है। जैसे ये ओवरफ्लो होता है ये टाइमर को दोबारा रीसेट कर देगा, यानी इंटरप्ट फ्लैग को 0 कर देगा। और अगर आप ये काम जो है इंटरप्ट्स में कर लें, टाइमर 2 का इंटरप्ट यूज करें, तब आप देखेंगे आपको वाइल के अंदर ये चीज डालने की भी जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड में माइक्रो कंट्रोलर आपका PWM सिग्नल खुद ही जनरेट करता रहेगा और आपका बाकी प्रोग्राम इधर वाइल लूप में चलेगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी PWM। इसमें कोई सवाल किसी का? तो बाकी जो है ये तो मैंने कल आपको सारी डिटेल में बता दिया था। और इसकी एक और एग्जांपल शायद इधर आए, हाँ ये एग्जांपल है। ये जो आपको पीछे सर्किट कल दिखाया था ना, ये सर्किट तो हमने देख लिया था जिसके अंदर हमने 50% और 25% ड्यूटी साइकिल सेट किया था, लेकिन ये हमने डिलेज को यूज करके किया था। ये देखें ये इसमें डिलेज को यूज कर रहा है ड्यूटी साइकिल सेट करने के लिए। लेकिन अगली एग्जांपल हमारे पास आ रही है जिसमें यही काम हम करेंगे CCP को यूज करके, ठीक है। तो ये देखें इसने पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर किया और एक स्विच है जो बताएगा कि आपने ड्यूटी साइकिल 25 लोड करना है या 50। फिर इसने PR2 को 100 से लोड किया, ये इसने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन खुद ही कर लिया और टाइमर 2 को इसने ऑन कर दिया विद प्रीस्केलर 4, ठीक है। तो ये कहता है जब आपने PR2 में 100 लोड कर दिया तो आप CCPR1L में जब 25 लोड करेंगे तब आपका ड्यूटी साइकिल 25% पे सेट हो जाएगा। इसमें आप 50 लोड करेंगे तो ये 50% पे सेट हो जाएगा। इसका मतलब है अब जो आपकी मोटर है इस पॉइंट पे वो 25% RPM पे चल रही है और इस पॉइंट के ऊपर वो अप्रॉक्सीमेटली 50% RPM पे चलेगी, या आप इसको कह सकते हैं 50% ऑफ द रेटेड लोड। और उसके बाद ये टाइमर को रीस्टार्ट साथ साथ करता जा रहा है इस लूप के अंदर, ठीक है। तो ये आखिरी एग्जांपल थी आपके इस चैप्टर की। इसमें सवाल करें तसल्ली से इसको देखने, इसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 थोड़ा सा देखेंगे जिसके अंदर हमने बोर्ड की प्रोग्रामिंग सीखनी है कि चिप को प्रोग्राम कैसे करते हैं। हाँ जी, कोई सवाल है किसी को? ये सर्किट जो है ना ये डिटेल में लाजमी समझें। एक ना एक सर्किट मैं एग्जाम में लाजमी देता हूँ किसी डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। सर्किट का किस किस्म का क्वेश्चन आप बता रहे हैं क्या है ना? ये जो सर्किट्स दिए हैं ना सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ये भी एग्जाम में मैं देता हूँ। तो ये सर्किट्स आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं सर, मतलब ड्रॉ करने के लिए ये क्या करना है? ड्रॉ करने के लिए। तो इस चैप्टर में मजीद कोई सवाल किसी का? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकली। इस पूरे कोर्स का जो आप कह लें क्रक्स है ना, वो इस चैप्टर के अंदर है कि आपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कंट्रोल करनी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ जी, कोई सवाल है मजीद इसमें? अच्छा, आगे ये थोड़ा सा आपका ये चैप्टर जो स्किप हो गया था इसके ऊपर आते हैं चैप्टर 8 हार्डवेयर कनेक्शंस। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो इसने रखा है पिक हार्डवेयर कनेक्शंस। तो नाम से ही ऑब्वियस है इसमें आप क्या करने जा रहे हैं। इसके अंदर आप चिप को प्रोग्राम करना सीखेंगे और उसका सर्किट देखेंगे कि मिनिमम कंपोनेंट्स क्या है जिससे माइक्रो कंट्रोलर चलना शुरू हो जाता है।
हमारे पास 40 पिन चिप अवेलेबल है। वैसे लैब में मैंने 28 पिन चिप भी मंगा के रखे होते हैं पिक 18 के, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा 40 पिन ही प्रेफर करते हैं। इसकी वजह यह है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा LEDs और स्विचेस कनेक्ट हो सकते हैं। तो 40 पिन चिप जो है मार्केट से आपको 400-500 का मिल जाता है पिक 18। ये इसके मिनिमम कनेक्शन है। 2 पावर पिन हैं जो आपने +5 वोल्ट पे कनेक्ट करनी है। ग्राउंड पिन हैं 2 जहाँ आपने 0 वोल्ट देना है। ये रीसेट स्विच है, ठीक है। ये डिवाइडिंग रजिस्टर है जो रीसेट पे स्विच को कंट्रोल कर रहा है। ये ऑसिलेटर है और ये 2 इसके फिल्टर कैपेसिटर हैं जो नॉइस को ख़त्म करते हैं। और ये सर्किट आपने मैंने देखा प्रोटियस में भी काफ़ी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यही वो सर्किट है। अगर आप ब्रेड बोर्ड के साथ ये कंपोनेंट्स कनेक्ट करें तो माइक्रो कंट्रोलर आपका चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर की जो रीसेट वैल्यूज़ हैं वो इसने इधर दी हुई हैं। प्रोग्राम काउंटर जो है जब आप इसको रीसेट करते हैं 0 पे चले जाता है और बाकी रजिस्टर इस स्टेट में। और इसकी जो पोर्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट प्रोग्राम होती हैं। ये हाई पीड स्टेट है इसकी। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रोग्रामर के कनेक्शन पे। अच्छा, इसके प्रोग्रामर जो है ना, मैंने स्लाइड में 2 प्रोग्रामर्स के कनेक्शन दिए हैं। एक ICT2 है, ये पुराना प्रोग्रामर था जो लैब में यूज़ होता था। लेकिन अब जो हम प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं वो है PIC-Kit 3। ये मैंने इसकी पिक्चर भी डाली हुई है इधर, ठीक है। तो ये आपको कोई 1500 to 2000 मार्केट से मिल जाता है। इसका ये 6 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। तो आपने इसकी जो 5 पिन है वो कंट्रोलर से किस तरह कनेक्ट करनी है। एक तो ग्राउंड कर देनी है पिन नंबर 3, ये +5 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाएगी पिन नंबर 2, ठीक है। पिन नंबर 1 को आपने रीसेट पिन के साथ कनेक्ट करना है, एंड देन क्लियर। और पिन नंबर 4, 5 को IC की RB7 RB6 से कनेक्ट करना है। ये जो इसकी पिन है ना RB6 और 7, ये आप इधर देख सकते हैं, ये वाले ये प्रोग्रामिंग पिन। ये जो प्रोग्रामर है आपका ये इस तरीके से इससे कनेक्ट होगा। अब हम माइक्रो कंट्रोलर के उस ओरिजिनल सर्किट पे आते हैं जो माइक्रोचिप ने बोर्ड दिया हुआ है डिज़ाइन करके। ये डायग्राम उससे लिए, ये इसका पावर सप्लाई सर्किट है। इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं। आप इधर AC अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये इसको रेक्टिफाई करेगा और फिल्टर कर लेगा। तो 9 वोल्ट का जो AC अडाप्टर है वो इस बोर्ड के साथ आता होता है। दूसरा ऑप्शन है कि बोर्ड के ऊपर 9 वोल्ट बैटरी की भी ऑप्शन है। अगर आपने इधर पावर कनेक्ट नहीं की या पावर डिस्कनेक्ट हो जाती है लोड शेडिंग की वजह से और बैटरी लगी हुई है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और पावर इस बैटरी से जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 9 वोल्ट अवेलेबल होंगे DC। इसके आगे इसने रेगुलेटर लगाया है LM7805। इसने कोई और नंबर यूज़ किया लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट इधर यही यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, LM7805। इट इज़ अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका फंक्शन मैंने आपको बताया। अब इनपुट पे वोल्टेज अगर 7 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट तक वेरी होते हैं तो ये आउटपुट पे वोल्टेज कांस्टेंट रखेगा 5 वोल्ट। लेकिन अगर ये 7 वोल्ट से नीचे चले जाते हैं फिर ये काम नहीं करेगा। फिर आपका सर्किट जो है माइक्रो कंट्रोलर एक लेवल से नीचे वोल्टेज आएंगे तो वो सिस्टम को रीसेट कर देगा या काम करना बंद कर देगा। आगे इसने एक पावर LED कनेक्ट किया इसके साथ, तो ये पावर सप्लाई का सर्किट है। अच्छा, ये इसका रीसेट पिन का सर्किट है। ये लिमिटिंग रजिस्टर है और ये कैपेसिटर लगाया जो इसको सॉफ्ट स्टार्ट ऑप्शन देता है। यानी जब आप स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, तब तो ये फौरन रीसेट होगा। लेकिन जब पावर आती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी और सिस्टम आपका थोड़े देर बाद रीसेट होता है। इसको कहते हैं सॉफ्ट रीसेट या सॉफ्ट स्टार्ट। आगे हमारे पास क्रिस्टल ऑसिलेटर की ऑप्शन है। जो आपने अपने माइक्रो कंट्रोलर का क्लॉक देना है बोर्ड के ऊपर, उसकी 3 ऑप्शन है जो आप रख सकते हैं। एक तो आपका 2 पिन ऑसिलेटर है, ये वाला। इसकी बॉडी को इसने ग्राउंड किया हुआ है, 2 पिन इस तरह, ये वही है जो आप यूज करते आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप RC ऑसिलेटर लगाएं। तो अगर आप क्रिस्टल यूज नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल RC कनेक्ट करके इस पिन पे कनेक्ट करें OSC 1 पे, तो ये क्लॉक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी।
इसके अलावा एक मॉड्यूल आता है 4 पिन का क्लॉक ऑसिलेटर मॉड्यूल, वो आप इस सॉकेट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से एक ऑप्शन यूज करेंगे आप क्लॉक जनरेशन के लिए, और इसकी पिक्चर भी मैंने आगे दी हुई है। ये मैंने किधर देखी, क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये पिक्चर्स दी हैं। ये आपका 2 पिन क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये 4 पिन क्रिस्टल मॉड्यूल है। ठीक है, जो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला, ये काफ़ी कॉस्टली है, ये काफ़ी कम यूज़ होता है। प्रोग्रामर का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसकी जो 6 पिन कनेक्टर की 5 पिनें हैं वो आप अपने बोर्ड या कंट्रोलर से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, पेरिफेरल कनेक्शन है, अगर आपने एलईडीज को कनेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। इसने जंपर भी रखा हुआ है, अगर आपने सब एलईडीज को डिस्कनेक्ट करना है, ये जंपर उतार दें तो एलईडीज सारी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी बोर्ड के साथ। आगे हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन बिट्स के ऊपर। तो ये आपको याद होगा, जब लैब में भी आपको मैडम ने बताया होगा या किसी टाइम पे मैंने भी, कि आपने माइक्रो कंट्रोलर का ऑसिलेटर वगैरह कॉन्फ़िगर करना होता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिट्स को आप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शन तो है अवेलेबल, आप GUI से ही इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको दूसरे तरीके से प्रोग्राम करना है तो वो ऑप्शन भी है, वो इसने दिया हुआ है। तो ये जो इसके कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हैं वो सारे इस एड्रेस से शुरू होते हैं। ये प्रोग्राम मेमोरी की एड्रेस रेंज है। ठीक है, ये SFR नहीं है, इधर ये भी नोट कर लें। जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है, ये जो है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर का बायोस है। आपको पता है कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बायोस के बगैर स्टार्ट नहीं होता। तो ये इनफैक्ट माइक्रो कंट्रोलर का बायोस है, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसमें जो पहला रजिस्टर है ऑसिलेटर सिलेक्शन, ये आप कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा ब्राउन आउट रीसेट है, तीसरा वॉच डॉग एनेबल। इन 3 रजिस्टर को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, बाकियों को जरूरत नहीं पड़ती। पहले रजिस्टर पे आते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है जिसमें आप ऑसिलेटर सेलेक्ट करते हैं, ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, अगर आपने RC ऑसिलेटर यूज करना है तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने एक्सटर्नल ऑसिलेटर यूज करना है तो ये 2 ऑप्शन है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है माइक्रो कंट्रोलर की वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। और अगर आपने 2 पिन क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करना तो आप ये 3 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका टेबल आ रहा है कि इसमें से आपने कौन सी ऑप्शन कब यूज करनी है। और इसके अलावा इसमें एक और ऑसिलेटर एनेबल बिट है। तो ये कहता है कि अगर आपका किसी वजह से मेन ऑसिलेटर फेल हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली इस पर स्विच कर जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपने इसको एनेबल किया हो। इसको एनेबल करने से आप ऑसिलेटर्स को स्विच कर सकते हैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में। तो ये RC ऑसिलेटर मोड है। अगर आप क्रिस्टल यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आप इस पिन के साथ सिंपल RC कनेक्ट कर दें और आप इन 2 में से कोई मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर RC ऑसिलेटर कनेक्ट किया, ये वाला या फिर ये वाला, बाय डिफॉल्ट ये वाला सेट है इसमें। और अगर आप ऑसिलेटर एक्सटर्नल क्लॉक कनेक्शन पे जाते हैं, आप किसी फंक्शन जनरेटर से क्लॉक देना चाह रहे हैं तो आप इस पिन के ऊपर देंगे, OSC 1 पिन पे, और ये डिवाइडेड बाय 4 आपको होके आपको इस पिन पे एज एन आउटपुट अवेलेबल होगा जो भी क्लॉक इधर की है। अगर आपने 2 पिन क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट करना है तो उसका ये तरीका है। अच्छा, ये जो आपको मैंने मल्टीपल मोड्स दिखाए थे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये कहता है कि अगर आपका क्रिस्टल जो है 32 से 200 किलोहर्ट्ज की रेंज में है तब आप LP मोड सेलेक्ट करेंगे। LP मोड आपका इसने पीछे दिया हुआ, ये LP मोड है आपको। अगर आपका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज इस रेंज में है 200 to 4 मेगाहर्ट्ज, तब आप XT मोड सेलेक्ट करेंगे। और अगर ये 4 मेगाहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज की रेंज में, तब आप HS मोड सेलेक्ट करेंगे।
ये दोनों मॉड इसने इधर दिए हैं, ये देखो, ये HS मॉड है, ये XT मॉड है, और ये एक मॉड है HS ऑसिलेटर विद PLL एनेबल्ड। इसमें आपको ये ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 4 से मल्टीप्लाई कर देगा इंटरनली। और जो कैपेसिटर की रेंजेस हैं वो भी इसने इधर लिख दी हैं। ये कैपेसिटर इसने ये वाले जो शो किए हैं C1 एंड C2। उसके बाद जो OSC एनेबल बिट है इसका फंक्शन आता है, कहता है द OSC एनेबल बिट ऑफ configure one register allows the CPU to switch to an internal clock source which has a fixed frequency of 32 kHz. Switching the clock from the external oscillator connected to OSC1 and OSC2 pin to an internal 32 kHz clock will reduce power dissipation. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। 4 मेगाहर्ट्ज का आपका मेन क्लॉक है, लेकिन आप स्टैंड बाय मोड में आप चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर स्लो चले, तो पावर सेविंग एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसमें आप इसको लो फ्रीक्वेंसी पे स्विच करा सकते हैं 32 किलोहर्ट्ज पे, प्रोवाइडेड कि आपने इस बिट को 1 रखा हुआ है, OSC एनेबल बिट। अच्छा, अगर तो आप कॉन्फ़िग डायरेक्टिव यूज करना चाह रहे हैं इन मॉड्स के लिए, ठीक है, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन दी है। आपको इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा, config OSC is equal to HS, OSC SCS is equal to off। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारा GUI से प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने कोड में ये कॉन्फ़िग डायरेक्टिव यूज़ करना है तो ये टेबल से आप हेल्प ले सकते हैं। और ये इंटरनल ऑसिलेटर बिट ही दिखाई है जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन है वॉचडॉग टाइमर। कहते हैं इट फोर्सेस द माइक्रो कंट्रोलर इनटू द नॉन स्टेट ऑफ रीसेट व्हेन द सिस्टम इज हैंग्ड अप और आउट ऑफ कंट्रोल। तो अगर किसी वजह से आपका जो कोड है वो किसी इनफाइनाइट लूप में फंस गया, उससे बाहर नहीं आ रहा, तो ये जो वॉचडॉग टाइमर बैकग्राउंड में चल रहा है ये माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देता है, ठीक है। ये इसी तरह जैसे कंप्यूटर आपका हैंग नहीं हो जाता अक्सर, फिर आप उसे खुद मैन्युअली रीसेट करते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये बिल्ट इन फीचर है वॉचडॉग टाइमर। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस है कि आपने वॉचडॉग टाइमर को एनेबल करना है तो आप उसकी इस बिट को 1 करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होती है, अगर आपने इसको डिसेबल करना है तो आप इस बिट को 0 करना है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये बताते हैं कि वॉचडॉग टाइमर कितनी देर बाद रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप ये डिले फैक्टर इधर से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी जो बाकी डिटेल है वो डाटा शीट में अवेलेबल है कि ये कितना डिले डालेगा प्रोग्राम को रीसेट करने से पहले। और इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन है ब्राउन आउट रीसेट। तो किसी वजह से वोल्टेज अगर आपके लो हो जाते हैं पावर सप्लाई के, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि ये सिस्टम को खुद रीसेट करेगा, वो रेंज आप इधर से सेट कर सकते हैं। दीज आर द ब्राउन आउट वोल्टेजेस। ये आपका छोटा सा चैप्टर था जो इधर खत्म हो जाता है। इसमें कोई सवाल करें? इसमें जो हमारा मेन फोकस था ना वो इस बोर्ड के कनेक्शंस का था कि आपने इसका सर्किट कैसे डिजाइन करना है। तो पावर सप्लाई का सर्किट आपको दिखा दिया, रीसेट सर्किट दिखाया, क्लॉक किस तरह कनेक्ट करना है, प्रोग्रामर किस तरह कनेक्ट करना है, पेरिफेरल्स का कनेक्शन है और इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ जी, इसमें सवाल करें? सर ये ब्राउन आउट वोल्टेज होती क्या है? ब्राउन आउट वोल्टेज आपको वैसे तो ये पूरा चैप्टर है डाटा शीट के अंदर, उसमें डिटेल मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, लेकिन इसको जो स्टडी करके पता लगता है कि सिस्टम के अंदर आपको पता है अगर कोई बैटरी वोल्टेज डाउन हो रहे हैं तो आपको सिस्टम को में डिसीजन लेना पड़ता है कितने डाउन होने पे आपने सिस्टम को स्टॉप कर देना है या रीसेट कर देना है। ये वो वोल्टेज का लेवल है, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। तो अगर आपने ये ऑप्शन सेट किया फॉर एग्जांपल, तो ये 2 वोल्ट के ऊपर सिस्टम को रीसेट करेगा। अगर आपने 4.5 वोल्ट ऑप्शन सेट किया
तो जैसे ही 4.5 वोल्ट से पावर सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर की पावर नीचे आएगी, आपका प्रोग्राम रीसेट हो जाएगा, वो चलना रुक जाएगा। और ये रीसेट स्टेट से तब बाहर आएगा जब वोल्टेज पूरे होंगे। और कोई सवाल करो? सर इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? सवाल इससे शॉर्ट ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव, कोई बड़ा सवाल तो नहीं आता। सर आप पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। पेपर अभी मैंने बनाया तो नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों से जो पैटर्न चल रहा है उसमें मेरा ख्याल है 30% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 1-2 लाइनों में आंसर करना होता है, और ये पेपर के ऊपर ही करना होता है, क्वेश्चन पेपर भी आपने अटेम्प्ट करना होता है। और बाकी जो है 70 मार्क्स के कोई 5-6 बड़े सवाल होंगे पूरे कोर्स से, वो मैं आपको साथ साथ कुछ तो हिंट्स देता कि किस तरह के सवाल आते हैं। और कोई सवाल? सर